दोस्तों नमस्ते। याद है आपको पिछले चुनाव में नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ का एक नारा था, बटोगे तो कटोगे। नहीं, योगी आदित्यनाथ का नारा था बटोगे तो कटोगे और मोदी का नारा था एक है तो सेफ है। इसी एक है तो सेफ है इस नारे को उल्टाने के लिए कई लोग अभी काम कर रहे हैं। बस कुछ सवाल आपको पूछने हैं और कुछ आपके सवालों के जवाब मुझे देने हैं। विषय है यूजीसी का कानून। जैसे ही यूजीसी का कानून आता है, कुछ सवाल सामने आ जाते हैं। सवाल यह है कि यूजीसी के कानून के कारण खुले प्रवर्ग के सवर्णों में एक अस्थिरता निर्माण हो गई है, असुरक्षितता निर्माण हो गई है, भय का वातावरण है। कोई भी व्यक्ति इसी तरह से सवर्ण विद्यार्थियों पर आरोप लगाएगा, सवर्ण विद्यार्थी पढ़ नहीं पाएगा। क्या सवर्ण गुनहगार होते हैं? क्या खुला प्रवर्ग गुनहगार होता है? और क्या मोदी सरकार सवर्णों को गुनहगार समझती है? यही एक सवाल। जिस भारतीय जनता पार्टी को खुले प्रवर्ग और ओबीसीओं ने अच्छा वोट दिया, उसी भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों के साथ यह छल क्यों किया? उत्तर है मोदी का नारा झूठ ठहराना। एक है तो सेफ है वाला। इसी नारे को अगर ध्वस्त किया जाए, इसी भावना को अगर ध्वस्त किया जाए तो क्या क्या हो सकता है और किस तरह से यह षड्यंत्र रचा जा रहा है, विस्तार से यह बातें आपको बताऊंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा, कुछ ही समय में बता दूंगा। सबसे पहले तो इस भारत राजपत्र को समझना होगा, फिर आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सवाल यह है कि पिछड़े वर्ग जाति जनजातियों के लिए या अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए विशेष समिति का विश्वविद्यालयों में प्रावधान करके खुले प्रवर्ग के लोगों को पढ़ाई करना ही मुश्किल कर दिया है, यह फैलाया जा रहा है। इसमें किसी भी खुले प्रवर्ग के व्यक्ति को लाने की अनुमति नहीं है। मैं आपके सामने इसी चीज के पन्ने खुले तौर पे रख रहा हूं। अंग्रेजी के दिखाऊंगा, हिंदी में समझाऊंगा, दोनों भाषाओं में यह राजपत्र है। सबसे पहले तो देखते हैं नियम 3, जिसमें एक में बी और यल, इन दोनों नियमों को ठीक से सुन लीजिएगा। इसलिए सुन लीजिएगा कि आवश्यक है। हिंदी में इसको ख और ठ कहा जाता है। देखिए, पीड़ित व्यक्ति का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास इन विनिमयों के अंतर्गत शिकायतों से संबंधित या जुड़े मामलों की कोई शिकायत हो। यह पीड़ित व्याख्या की गई है। इसमें कहा गया है क्या पीड़ित व्यक्ति का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास विनिमयों के अंतर्गत शिकायतों से संबंधित या जुड़े मामले से कोई शिकायत हो। पीड़ित व्यक्ति के पास, जिसके पास शिकायत है, वो हर पीड़ित व्यक्ति वो नहीं है जो एससी है, एसटी है, ओबीसी है। हर वह पीड़ित जिसके पास शिकायत हो। अब शिकायत का मतलब क्या है, इसलिए अलग रूल देखना पड़ेगा। शिकायत का अर्थ इन विनिमयों के अंतर्गत भेदभाव के संबंध में पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायतें सम्मिलित है। सुशील कुलकर्णी को कोई पोंगा पंडित कहता है, कोई दक्षिणा पर जीने वाला कहता है, दूसरों के सीधा पर पलने वाला कहा जाता है। तो सुशील कुलकर्णी पीड़ित हुआ और वह पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत लेके उस कमेटी के पास जा सकता है जिस कमेटी को बनाया गया है। यह हुआ एक। इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि खुले प्रवर्ग का व्यक्ति पढ़ाई या शिकायत नहीं कर सकता। कहीं भी नहीं लिखा है। अपने तरीके से अर्थ निकालना गलत होता है। चलो मैं आपको दूसरी चीज दिखाता हूं। दूसरी चीज में आपको साफ साफ दिखेगा, जिसमें
कुछ भेदभाव के संदर्भ में कुछ दिया गया है। भेदभाव में क्लियरली दो चीजें बताई गई है। दो चीजें क्या है? एक है जाति आधारित भेदभाव और दूसरा है केवल भेदभाव। दोनों अंग्रेजी वाले मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसके नंबर भी मैं आपको बता देता हूं, या देख लीजिएगा, और इसका हिंदी अनुवाद जो दिया गया है वह भी आपको दिखा रहा हूं। जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। जाति भेदभाव क्या है? हां, एक चीज जरूर है, जाति भेदभाव में सुशील कुलकर्णी ब्राह्मण के तौर पर जातिगत भेदभाव किया गया है ऐसी कंप्लेंट नहीं कर सकता। लेकिन इसी के नीचे एक नियम छोड़ दूसरे नियम में भेदभाव के बारे में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है। क्या है? भेदभाव का अर्थ है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग। देखिए, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी एक के आधार पर किसी भी हितधारक के विरुद्ध कोई भी अनुचित, भेदभावपूर्ण, पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कोई कार्य, चाहे यह स्पष्ट हो या अंतर्निहित हो, इसमें ऐसा कोई भी विभेद, बहिष्करण, प्रतिबंध या पक्षपात भी शामिल है जिसका उद्देश्य या प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार को निष्प्रभावी या अक्षम करना है और विशेष रूप से किसी भी हितधारक या हितधारकों के समूह पर ऐसी शर्तें लगाना है जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल हो। दरवाजे पर मूत्र विसर्जन भी इसी में आता है। 3 इडियट्स। तोहफा कबूल हो इसमें आता है। रैगिंग, बिगिंग, जो जातिगत भेदभाव एक अलग बात है और भेदभाव एक अलग बात है। दोनों में समिति काम करेगी, दोनों में समिति काम करेगी। यह बात जरा हमें समझ लेना चाहिए। और क्यों, अभी थोड़ा आगे चलते हैं। एक बात बताई जाती है कि समिति में कोई सवर्ण या खुला प्रवर्ग नहीं रहेगा, इसलिए मुझे 2 नियम दिखाने होंगे आपको। 5 में 6 और 7 ऐसे 2 नियम हैं। 6 को पहले पढ़ता हूं, पर सुन लीजिएगा। इसमें मुझे बताइए कि आपको कहां लिखा है कि इसमें कोई खुला प्रवर्ग का व्यक्ति नहीं होगा। देखिए, समता समिति का गठन इस प्रकार होगा। संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे, पदसिद्ध अध्यक्ष रहेंगे। उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में काम करेंगे। एक संस्थान के प्रमुख, दूसरे 3 वरिष्ठ प्रोफेसर। एक शिक्षक के अलावा काम करने वाला कर्मचारी, वह भी सदस्य के रूप में काम करेगा। व्यावसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि, मतलब 3, 1 4, 5 और 2 7, 2 छात्र जिसका मेरिट से निर्वाचन होगा, किसी के संदर्भ से नहीं। और समान अवसर के केंद्र समन्वयक के रूप में सदस्य सचिव रूप में काम करेंगे, मतलब लगभग 10। अब समिति के अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जरा मुझे एक बात बताइए, क्या संस्था का प्रमुख खुले प्रवर्ग का हो तो वो पद अध्यक्ष नहीं बनेगा, ऐसा लिखा है? क्या कोई प्रोफेसर, जो 3 प्रोफेसर के बारे में बोला है, वो खुले प्रवर्ग के हो तो नहीं लेना चाहिए, ऐसे लिखा है? क्या लोगों के व्यावसायिक प्रतिनिधि के रूप में नागरिकता से जो प्रतिनिधि लेने वाले हैं, क्या उसमें खुले प्रवर्ग का होने वाला है? नहीं बताया है। बताया ऐसे कहीं लिखा है? बिल्कुल कहीं नहीं लिखा है। 2 छात्र प्रतिनिधि में भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। खुले प्रवर्ग को लो ही मत, ऐसा कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। अब दूसरी बात बताता हूं। पदों की संख्या है 10। समिति के पदों की संख्या है 10। और किन लोगों को लेना चाहिए ऐसा कहा है? गिना देता हूं। समिति में के अन्य
अन्य पिछड़ा वर्ग 1 ओबीसी 1, दिव्यांगजन 2, अनुसूचित जाति 3, अनुसूचित जनजाति 4, महिला 5। इन 5 लोगों को प्रतिनिधित्व दे दो। लोग लेने हैं 10, 5 इनमें से लेने पड़ेंगे। 5 तो खुले प्रवर्ग के आराम से आ सकते हैं। महिला वो कहां से आएगी? ऐसे थोड़ी लिखा है कि महिला भी अनुसूचित जाति जनजाति से हो, दिव्यांगजन भी अनुसूचित जाति या जनजाति से या अन्य पिछड़ा वर्ग से हो, ऐसा कहां लिखा है? अर्थ कैसे निकालना चाहिए यह अर्थ निकालने वाले पर निर्भर है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अलग बात है, डिस्क्रिमिनेशन अलग बात है, दोनों को सम्मिलित किया गया है। तकरारकर्ता और बाकी चीजों का भी सम्मिलित किया गया है, और कहीं भी नहीं लिखा है कि इन लोगों को न लिया जाए। तो क्यों फैलाया जा रहा है यह भ्रम? अब बताता हूं असली कहानी। चलो अब बताता हूं असली कहानी। कहानी यह है कि एक महिला इंदिरा जयसिंह पायल तड़वी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल करती है। पीआईएल दिखा रहा हूं आपको, जिसमें सिर्फ और एससी और एसटी के लिए लिखा गया है, ना कि ओबीसी के लिए, ना कि दिव्यांगजनों के लिए, ना कि महिलाओं के लिए। देखिए कितनी खास बात होती है। सिर्फ एससी एसटी की बात होती है, सरकार ये पता लग जाता है सरकार को ये सिर्फ सीमित बात हो रही है, सबको सम्मिलित कर दो। सबको सम्मिलित किया जाता है, सबको। और यह पायल तड़वी है कौन? नाम सुन के लगता है हिंदू है, लेकिन जब असली पहचान होती है तो यह पायल सलीम तड़वी होती है। इसका मां का नाम अबिदा होता है। यह पायल तड़वी आत्महत्या कर लेती है मुंबई के एक हॉस्पिटल में, यही इसी उत्पीड़न के मामले में, इसी छल के मामले में। तो इंदिरा जयसिंह नाम की एक महिला वकील जो मुंबई के कोर्ट में वकीली करती है, बांद्रा बैंड स्टैंड पर बंगला लेकर रहती है। बहुत बड़ी हस्ती होनी चाहिए बांद्रा बैंड स्टैंड पर बंगला लेकर रहने वाली। चलो छोड़ दीजिए वो बात, उसमें ज्यादा नहीं घुसना है हमें। ये महिला पीआईएल करती है, कोर्ट को लगता है कि सही है, ऐसी समिति होनी चाहिए। विशाखा समिति होती है जो महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में काम करती है, वो कोई गलत नहीं है। तो कोर्ट ने कह दिया कि ये जो पीआईएल दाखिल हुई है, इससे लगता है कि ऐसी समिति होनी चाहिए, आपको आदेशित करते हैं कि 8 दिन में कर लो। जब 8 दिन में कर लो वाली बात होती है तो सरकार के सामने अपना कानून तो आ रहा है, मामला 3-4 महीने का है। इस 3-4 महीने के अंतराल में अगर कोई गड़बड़ हो गई तो बहुत बुरा हो सकता है, इसलिए सरकार यह कानून बना देती है, ऐसा कानून जो 3-4 महीने में अभी खत्म होने वाला है। 3-4 महीने में खत्म होने वाला कानून आ गया है, यह देखकर यही मुद्दे उठाकर चलने लगते हैं लोग, क्योंकि इनके पास पहले उठाए 2 मुद्दे खत्म हो चुके होते हैं, योगी और मोदी को खराब करने वाले मुद्दे। एक अपना वाराणसी वाला मणिकर्णिका घाट वाला मुद्दा, दूसरा अविमुक्तेश्वरानंद वाला मुद्दा, और तीसरा अब यह मुद्दा। हिंदू समाज को विघटित करके किसी भी तरीके से राज हाथ से निकाल लो, सत्ता छीन लो, इसके लिए किया जा रहा है। और छीनते वक्त सत्ता को खंडित कर करना है तो हिंदुओं को खंडित करना पड़ेगा, यह देखकर काम चलने लगता है। मुझे हिंदू समाज पर आस्था रखने वाले लोगों से कुछ सवाल जाते जाते पूछने हैं। क्या आपको लगता है आपका नेता आपके साथ गद्दारी करेगा? क्या आपको लगता है आपके नेता से ज्यादा ज्ञान आपके पास है और नेता गलत कर रहा है? क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जैसा राष्ट्र पुरुष
इन्हीं के उसी के देश के अंदर रहने वाले लोगों के साथ ऐसी गड़बड़ करेगा कि उनका जीना दुश्वार हो जाएगा? बस इसी सवाल के जवाब मन ही मन में दीजिए और इसके बारे में व्यक्त होइए। नमस्कार। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज